अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माहिर सादर उद्दीन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम हमेशा की तरह यहाँ कतर की खबरों से, और उसमें भी एक ऐसी खबर जिसका ताल्लुक न तो फुटबॉल से है और न ही वर्ल्ड कप से, लेकिन खबर है बड़ी अच्छी। और वो अच्छी इसलिए है कि अगर आप किसी अरब मुल्क में हैं और अगर यहाँ के रिवायती खेलों को आपने नहीं देखा तो क्या देखा, लिहाजा अब कमर कस लीजिए। आज से शुरू हो चुके हैं मुकाबले ऊंटों की दौड़ के और हो रहे हैं शहानिया में, और आप जा सकते हैं। सुबह के टाइम मिले तो सुबह के टाइम जाइए, शाम के टाइम मौका मिले तो शाम के टाइम जाइए। हफ्ते तक ये मुकाबले रहेंगे जारी और आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद इसी मुकाबले का एक और राउंड भी शुरू होगा, लेकिन ये सेकंड राउंड होगा 3 नवंबर से स्टार्ट और 3 दिनों तक रहेगा। वो भी फिलहाल तो जरा जाके देखिएगा कि ऊंटों की दौड़ किस तरह से करवाई जाती है और किस तरह से उसमें फैसला किया जाता है, कौन जीता कौन हारा, किस तरह ऊंटों को तैयार किया जाता है, वगैरह वगैरह। कहीं तो जाके जरूर देखें, कभी तो जाके जरूर देखें, क्योंकि अरब मुल्क हैं और ये इनका एक ऐसा खेल है जो हजारों साल से चला आ रहा है। और अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की, और इसके अलावा कोई बात भी क्या हो सकती है। जो कतर में रौनकें वो तो आप देख ही रहे हैं, खासतौर पे वीकेंड्स में हर जगह कुछ न कुछ ऐसा इवेंट हो रहा होता है कि जिसमें एंगेज किया जा रहा है तमाम फुटबॉल के चाहने वालों को, और उसी के साथ साथ दुनिया भर से फुटबॉल के जो लेजेंड्स हैं वो भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ अपने अपने मुल्कों से ही बैठे बयानात दे रहे हैं, और यकीनन वो भी आएंगे। इन्हीं में एक बहुत ही नुमायां, बहुत ही बड़ा नाम है फ्रांस के ज़ैनुद्दीन ज़ैदान का, जो कि 98 के चैंपियन टीम के हीरो थे। और उन्होंने अभी कल फ्रेंच मीडिया से बात करते हुए कहा कि भैया बाकी चीजें छोड़िए और कतर में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसको मौका दीजिए। और इस हवाले से जो मुतनाज़े चीजें जो कही जा रही हैं, कभी कहीं से आवाज उठती है कभी कहीं से, और साहिब समूह अमीर ने शूरा काउंसिल से खिताब करते हुए उस तरफ इशारा भी किया कि जब कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी मिली तो उसके बाद कई जगहों से ऐसे हमले किए जाने लगे कतर पर कि जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। साहिब समूह अमीर ने अपने खिताब में बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि शुरू में तो हमने उसको पॉजिटिवली लिया कि भाई इससे हमारा सुधार होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, इनका तो मकसद कुछ और है, हकीकत तो कुछ और है। लेकिन करने वाले जिनको जो करना था वो करते गए। कतर ने बहुत ही पाबंदी के साथ उन तमाम हमलों का मुकाबला किया और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उनका जवाब भी दिया और अपने काम से जवाब दिया। ज़ैनुद्दीन ज़ैदान का इशारा भी इसी तरफ था कि अब इन तमाम चीजों को छोड़ें, फुटबॉल के चाहने वालों को ये शानदार टूर्नामेंट एंजॉय करने दें। और उन्होंने कहा कि अब ये टूर्नामेंट तो होके ही रहेगा, लिहाजा इस तरह की बातों से कुछ दूर ही रहना मुनासिब है। तो जनाब ज़ैनुद्दीन ज़ैदान उम्मीद है कि आएंगे भी कतर, और उनका खेल अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर YouTube पे देखिए। आलमी फुटबॉल कप 2022 का पहला मैच, इफ्तिताही मैच 20 नवंबर को, थोड़े ही दिन रह गए हैं, और ये होगा मेजबान कतर और इक्वाडोर की टीमों के दरमियान। कतर की टीम के एक बहुत ही अहम सुतून, पिलर, एक नुमायां खिलाड़ी जो न सिर्फ ये कि खुद भी गोल करते हैं बल्कि दूसरों को ऐसे खूबसूरत पास बना के देते हैं कि दूसरे गोल करते हैं, बॉल को आगे लेके बढ़ते हैं, और इनका नाम है अकरम अफीफ। जितने घुंघरियाले इनके बाल हैं उतनी घुंघरियाले इनके शॉट्स होते हैं, लोग उलझ जाते हैं, समझ ही नहीं पाते, इतनी तेजी से निकलते हैं। उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के कतर के मैचों में गोल जरूर करना चाहेंगे, और उससे पहले वो ये चाहेंगे कि कतर की टीम मैच जीते, चाहे वो खुद गोल कर सकें या ना कर सके। और हमारी भी ये ख्वाहिश है, हमारी यही दुआ है और हमारी पूरी सपोर्ट है कि कतर की टीम आगे बढ़ती जाए और अल्लाह करे कि फाइनल भी जीत जाए। देखें जी, दुआ करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, खेल ही तो है। तो हमारी यही दुआ है कि कतर की टीम के बेहतर से बेहतर नतीजे आएं और वो
अगले से अगले राउंड तक पहुंचे। वर्ल्ड कप के इख्तिताम के फौरन बाद कतर की टीम उड़ती उड़ती पहुंचेगी इराक और इराक के शहर बसरा, और वहां पहुंचने की वजह यह है कि फौरन ही अगले महीने यानी कि जनवरी में होगा 25वां गल्फ फुटबॉल कप, और ये खेला जाएगा बसरा में 6 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक। और जो टीमें शरीक हैं उनकी कुल तादाद है 8। इनके दरमियान ड्रॉ सेरेमनी हुई और इस ड्रॉ के नतीजे में मेजबान इराक के साथ ग्रुप ए में यमन, सऊदी अरब और ओमान की टीमें, जबकि ग्रुप बी में बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई की टीमें होंगी। तो इन मैचेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और इन मैचेस के लिए भी कतरी टीम को बहुत फायदा होगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलने के बाद ही वो फौरन पहुंचेंगे, तो यकीनन वर्ल्ड कप के दौरान जो कुछ वो सीखेंगे उसका फायदा कतर की कौमी टीम को इराक में होने वाले इस गल्फ फुटबॉल कप में यकीनन होगा। दो 2023 का एशियन फुटबॉल कप तो कतर को खैर मिल चुका है, डेट्स भी उसकी आया चाहती हैं, लेकिन एक और टूर्नामेंट हो रहा है 2023 में, और ये भी फुटबॉल का है, ये भी एशिया का है। फर्क इतना है कि अंडर 20 है। तो अंडर 20 एशियन फुटबॉल कप हो रहा है 2023 में, और ये खेला जा रहा है उज्बेकिस्तान में, और इसके लिए भी ड्रॉ हो चुका है। और इस ड्रॉ के मुताबिक कतर की टीम आई है ग्रुप बी में, और इस ग्रुप में कतर के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और ईरान की टीमें होंगी, जबकि मेजबान उज्बेकिस्तान की टीम है ग्रुप ए में, जिसमें इंडोनेशिया, इराक और शाम या सीरिया की टीमें भी हैं। ग्रुप सी में है जनूबी कोरिया, ताजिकिस्तान, उर्दन यानी कि जॉर्डन और ओमान की टीमें, जबकि आखिरी ग्रुप डी में है सऊदी अरब, जापान, चीन और किर्गिस्तान की टीमें। ये मुकाबले होंगे उज्बेकिस्तान में, और जो पहली 4 टीमें हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो अंडर 20 वर्ल्ड कप में एशियन कॉन्टिनेंट की नुमाइंदगी करेंगे, जो कि 2023 में होगा, और इंडोनेशिया में खेला जाएगा 20 मई से लेकर के 11 जून के दौरान। यूरोपियन चैंपियंस लीग जबरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, आज भी बहुत सारे मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं मुकाबलों की बात करूं, एक और मुकाबला जो कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दरमियान है, और इन 2 बड़े प्लेयर्स के दरमियान मुकाबला आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कि कौन आगे बढ़े, रिकॉर्ड किसके नाम हो। फिलहाल चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोलों का रिकॉर्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम, जिसकी कुल तादाद बनती है 140। इस साल मसला ये है कि रोनाल्डो की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड इस चैंपियंस लीग में नहीं है, तो मेसी के पास पूरा मौका है कि वो इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे या उनको तोड़ दें, क्योंकि पेरिस सेंट जर्मन बहुत अच्छा खेल रही है और आगे चल रही है, जिस टीम में के मेसी खेल रहे हैं। और कल जो एक मैच उन्होंने खेला है उसमें उन्होंने 2 गोल किए हैं, और अब इस तरह से उनके कुल गोलों की तादाद हो गई है 129, यानी कि अब वो रोनाल्डो से सिर्फ 11 गोल पीछे हैं। अभी मैचेस बहुत सारे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि इसी सीजन में ही मेसी ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। यूएफा चैंपियंस लीग या यूरोपियन चैंपियंस लीग के जो मुकाबले खेले गए हैं कल, उनमें स्पेन के सेविला ने हराया है डेनमार्क के कोपेनहेगन क्लब को 3-0 से, जबकि ऑस्ट्रिया के रेड बुल सैल्जबर्ग ने को शिकस्त हुई है इंग्लिश क्लब चेल्सी के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से। जर्मनी का प्रोसिया डॉर्टमंड और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के दरमियान मुकाबला रहा बराबर, कोई भी टीम गोल करने में नहीं हुई कामयाब, लेकिन पेरिस सेंट जर्मन ने क्या मैच खेला
اور کیا جیتا ہے اور کتنی بری طریقے سے ہرایا ہے اسرائیل کے فٹبال کلب مکابی حیفا کو 2 کے مقابلے پورے کے پورے گن کے 7 گول سے. اس کے علاوہ جو میچز ہوئے ہیں ان میں کروشیا کے ڈینامو زاگریب اور اٹلی کے میلان کے درمیان ہونے والا میچ رہا میلان کے نام 4-0 سے. اسکاٹ لینڈ کے سیلٹک اور یوکرین کے شاختار دونیتسک کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے رہا برابر. اور یہ جو یوکرین کا جو کلب ہے دونیتسک، اس کے ایک کھلاڑی نے ایک ایسا گول چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، جس میں صرف یہ تھے اور خالی گول پوسٹ، لیکن بال پھر بھی گول پوسٹ کے باہر. ہوتا ہے، یہی تو کھیل ہے. اسی ٹورنامنٹ کے کل کھیلے گئے دیگر میچز میں پرتگال کے بینفیکا نے اپنا میچ جیتا ہے اٹلی کے جوونٹس کے خلاف 3 کے مقابلے 4 گول سے، اور ریئل میڈرڈ کو ہرایا ہے. جی ہاں، ریئل میڈرڈ کو ہرایا ہے جرمنی کے لائپزگ نے 2 کے مقابلے 3 گول سے. آج یورپین چیمپئنز لیگ کے جو مقابلے ہو رہے ہیں، جو مقابلے ہو رہے ہیں راؤنڈ 5 کے، ان میں انٹر میلان جو کہ اٹلی کا فٹبال کلب ہے، اس کا سامنا ہے چیک ریپبلک کے وکٹوریا پلیزن سے. اور اس کے علاوہ جو اور میچز جن میں آپ کی دلچسپی ہو سکتی ہے، ان میں انگلش کلب لیورپول ہے جس میں محمد صلاح کھیلتے ہیں، ان کا مقابلہ ہے ہالینڈ کے ایکس ایمسٹرڈم سے. اس کے علاوہ جرمنی کا مشہور زمانہ فٹبال کلب بائرن میونخ، اس کا مقابلہ ہے اسپین کے بارسلونا سے. تو جناب بارسلونا اور بائرن دونوں ہی بہت بڑے فٹبال کلب ہیں. اگر موقع ملے تو میچ دیکھیے گا. رات کے 10 بجے ہوگا اسٹارٹ قطر کے وقت کے مطابق. اب چلتے ہیں تھوڑی دیر کرکٹ کی دنیا میں جانے سے پہلے. اور کرکٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں، ICC T20 ورلڈ کپ. لیکن بارش کی وجہ سے نا کچھ مزہ اس کا کرکرا ہوتا جا رہا ہے، کچھ پھیکا ہوتا جا رہا ہے، اور میچز جو لوگ پورے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہے ہیں. بارش کی وجہ سے ٹیمیں جو ہیں یا تو میدان میں اتر ہی نہیں پا رہی ہیں، جیسے کہ آج ہوا افغانستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایک میچ ہونا تھا، اور یہ میچ افغانستان کے لیے خاص طور پہ بہت اہم تھا کیونکہ وہ پہلا میچ ہارے ہیں. لیکن بارش ہو گئی اور دونوں ٹیموں کو ملا 1-1 پوائنٹ. وہیں بارش کا فائدہ آئرلینڈ کو ہوا ہے اور اس نے اپسیٹ کیا ہے انگلینڈ کو اس نے شکست دی ہے ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت، اور مقابلہ جیتا ہے 5 رنوں سے. ہوا یوں کہ آئرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے بنائے 157 رنز، اور اس کے بعد بارش ہو گئی شروع. اب جب انگلینڈ کا نمبر آیا، آئرلینڈ نے تو پورے اپنے 20 اوورز کھیلے، لیکن جب انگلینڈ کا نمبر آیا تو اس کو ملے 14.3 اوورز اور ٹارگٹ دیا گیا 111 کا 111 کا. لیکن انگلش ٹیم 5 وکٹوں پر صرف 105 رن ہی بنا سکی مقررہ 14.3 اوورز میں، اور اس طرح سے اپسیٹ کر دیا آئرلینڈ نے انگلینڈ کو، اور 5 رنوں سے یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا. اب جو کل جو میچز ہونے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ میچز ہیں، اور یہ آپ کی اور میری ہم سب کی دلچسپی کے میچ ہیں. اور یہ مقابلے ہیں جناب بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان. اور یہ جو میچ ہے یہ خاص طور پہ بڑا اہم ہوگا کیونکہ بنگلہ دیش کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپسیٹ کر سکے. اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کو بنگلہ دیش اپنی سرزمین پر ہرا چکا ہے، اور اس میں یہ قابلیت ہے کہ وہ اس کو دہرا سکتا ہے. اگرچہ پچز کا فرق ہے، آسٹریلیا کے پچز ذرا تیز ہیں اور ہماری جو سب کانٹیننٹ کی جو پچز ہیں وہ سلو رکھی جاتی ہیں جو اسپنر کو مدد کرتی ہیں. کل ہی ایک میچ ہے بھارت کا اور یہ نسبتاً آسان میچ ہوگا، اور یہ میچ ہے نیدرلینڈز کے خلاف. اور انڈیا کے بالنگ کوچ نے اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ کچھ کھلاڑیوں کو ریسٹ دیا جائے گا اور کچھ نئے کمبینیشن کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، بات اتنی پہ یہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ کل ایک اور میچ ہے، تیسرا میچ ہے، مطلب بھرپور ہے. اور یہ جو تیسرا میچ ہے یہ ہے پاکستان اور زمبابوے کی ٹیموں کے درمیان. اور پاکستان چونکہ پہلا میچ ہار گیا تھا اور لاسٹ اوور کی لاسٹ بال پہ بھارت کے ہاتھوں وراٹ کوہلی کی شاندار آؤٹ اسٹینڈنگ اننگز کی وجہ سے، تو اب پاکستان کو میچ جیتنا ہوگا، جیتنا چاہیے. لیکن زمبابوے کی ٹیم میں ایسے کھلاڑی ہیں جو کبھی بھی اپسیٹ کر سکتے ہیں اور کبھی بھی میچ کو کھینچ کے لے جا سکتے ہیں. ان کے پاس اس طرح کے 2-3 ایسے ضرور بلے باز ہیں. اچھا جی، یہ ہے وہ صورتحال جو کہ اس وقت ICC T20 ورلڈ کپ میں ہے. اور وہیں پاکستانی ٹیم جس کا میچ کل زمبابوے کے خلاف ہے، ان کے ایک جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہے افتخار احمد، جنہوں نے بھارت کے خلاف بہت اچھی پاری کھیلی تھی اور 51 رنز انہوں نے اسکور کیے تھے،
जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर किसी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से किसी एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। लेकिन हमेशा उन पर तनकीद की जाती है और उनको कहा जाता है कि ये मिसबाहुल हक के ना जानशीन है, और वो मिसबाह गए टुक टुक करके, अब ये आ गए हैं। और यही बात उनसे पूछी भी गई तो उन्होंने हंसकर कहा कि बताइए मैं इसका क्या जवाब दूं। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि मिसबाहुल हक के साथ मैंने मिलकर के बहुत काम किया है, उन्होंने मेरी टेक्निक पे बहुत काम किया है और वो उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं। उनका कहना यह है कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो रोल मुझे दिया जाता है टीम में कि आपको आखिर तक रहना है, इनिंग्स को संभाल के चलना है, वो मैं पूरा करूं। और अहम ये है कि मेरी टीम मैच जीते। पर्थ में होगा ये मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ। इफ्तिखार का कहना था कि हम जिम्बाब्वे को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे और ये वो मैदान है जहां पर के इफ्तिखार के बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ उन्होंने 6 चौकों की मदद से 45 रन बनाए थे और ये वो मैच था कि जिसमें पाकिस्तान की जो बाकी जो टीम थी उसकी कारकर्दगी बिल्कुल खराब थी और सिर्फ 106 रन बनाए थे और पूरे के पूरे 10 विकेटों से मैच पाकिस्तान हारा था। लेकिन इफ्तिखार अहमद ने उस मैच में 45 रन बनाए थे और उसी सीरीज में कैनबरा में खेले गए एक और मैच में इफ्तिखार ने सिर्फ 34 बॉल्स में 62 रन की एक जारहाना इनिंग्स खेली थी, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। लिहाजा किसी को भी हल्के में मत लीजिए, इफ्तिखार भी मैच को बदल सकते हैं। चले जी, इफ्तिखार तो जब बदलेंगे तब बदलेंगे, लेकिन फिलहाल विराट कोहली ने जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच को बदला और सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच को जिता दिया, तो उसका उन्हें फायदा हुआ है और एक बार फिर से वो दुनिया के बेहतरीन 10 T20 बैटर्स की फहरिस्त में आ गए हैं। निकल गए थे लेकिन अब वापस शामिल हो गए हैं और 9वें नंबर पर आ गए हैं। 9th प्लेस है उनकी। टॉप पर अभी मोहम्मद रिजवान हैं, कॉनवे न्यूजीलैंड के दूसरे नंबर पर हैं, भारत के सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर हैं और बाबर आजम खिसकते हुए चौथे नंबर पर पहुंच गए। अलबत्ता ओडीआई बल्लेबाजों की फहरिस्त में बाबर आजम अब भी टॉप पर हैं, जबकि T20 में नंबर 5 पर मालक्रम है साउथ अफ्रीका, कल वो भी एक्शन में होंगे। और डीजे मैलन जिनका ताल्लुक है इंग्लैंड से। ऑस्ट्रेलिया के फिंच अब आ गए हैं 7वें नंबर पर और श्रीलंका के निसंका 8वें नंबर पर। विराट कोहली एक बार फिर से एंट्री मारी है उन्होंने और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। 9th नंबर पर हैं और यूएई के मोहम्मद वसीम 10वें नंबर पर हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इसी के साथ दीजिए इजाजत उबैद ताहिर और जासिम अल हद्दाद को अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।